स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी अंबिकापुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं राजकीय आय और ये हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका 5वां भाग है। बाकी का जो भाग है वो मैंने उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं राजकीय आय, लेकिन राजकीय आय देखने से पहले हम लोग को 2 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी जो इस पूरे लेक्चर में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। वो है एक स्थिर भाव और दूसरा कहलाता है प्रचलित भाव। सीजीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से स्थिर भाव से आपके 95% क्वेश्चन आते हैं या 95% प्लस क्वेश्चन आते हैं बोल सकते हैं। प्रचलित भाव से 5% आसपास मान सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि प्रचलित भाव से आपके क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो करेंगे स्थिर भाव पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि स्थिर भाव होता क्या है, तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहीं पे समझते हैं कि एक वर्ष ले लेते हैं 2011-12। अभी आपको पता है क्या चल रहा है, 2018-19 और यहाँ पे 2019-20 हमारे ये वाला वर्ष चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वृद्धि दर रही है, सपोज यहाँ पे रही है वृद्धि दर 6% और 2019-20 में जो वृद्धि दर है जो अनुमानित है वो है 8% और 2018-19 में जो वृद्धि दर रही होगी वो रहेगी 7%। तब इसे समझ के देखिए, स्थिर भाव का अर्थ क्या हो जाता है कि आपको पता है कि जब भी जीडीपी निकलता है वो हमेशा वृद्धि दर में ही निकलता है, ना कि योगदान में निकलता है कि हमारा वृद्धि दर कितना रहा था या कितना है। तो जब हम 2019-20 के स्थिर भाव के वृद्धि दर की बात करेंगे, अगर हम लोग स्थिर भाव के वृद्धि दर की बात करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कहाँ से, 2011 और 12 से। ठीक है, जब भी कंपैरिजन होगा आपका 2011 और 12 से तो वो आपका कहलाएगा स्थिर भाव। लेकिन जब भी कंपैरिजन होगा आपका 2018-19 से, यानी कि जस्ट लास्ट ईयर से, तो वो कहलाता है आपका प्रचलित भाव। दोनों में यही अंतर है। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं 2011-12 जो कि हमारा आधार वर्ष है, तो वो कहलाता है आपका स्थिर भाव, और जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं जस्ट एक साल पहले लास्ट ईयर से, तो वो कहलाता है आपका प्रचलित भाव। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजकीय आय। इससे आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। अगर वो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको SGDP बोलते हैं। भारत में जीडीपी होता है, लेकिन स्टेट में एस लगा के SGDP बना देते थे। स्थिर भाव पे मैंने पीछे बताया आपको कि स्थिर भाव पे देखना है हमको। स्थिर भाव पे 2011-12 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही थी। हमने जो अपना इंट्रो वीडियो देखा था उसमें ये सारी चीज़ों को देखा था। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। आपको ये 2018-19 वाला नहीं याद रखना है, आपको 2019 और 20 वाला जो दिया हुआ है इसे याद रखना है। कृषि और वानिकी में जो आपका वृद्धि दर जो था वो था 3.3%। ठीक है, वृद्धि दर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसे। उद्योग में था 4.9 और सेवा क्षेत्र में था 6.6। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेज में वो है ये 5.32। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता ही है कि SGDP में, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पे 2019-20 पे राज्य का प्रतिशत वृद्धि दर कितना रहा था या कितना रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.3। आप चाहे तो 1 डिजिट तक याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं उसमें 1 डिजिट तक ही कंफ्यूज किया है, उन्होंने 2 डिजिट में कंफ्यूजन नहीं किया है। जैसे एक ऑप्शन 5.3 देगा, एक ऑप्शन 5.2 देगा, एक ऑप्शन 5.1 देगा और एक ऑप्शन 5.0 देगा। तो आप 1 डिजिट का अंतर अगर आपको पता रहेगा तो आप इसको आराम से बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 5% अप्रॉक्स 5% याद करके मत जाइएगा, नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, चारों 5 वाले मिलेंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्थिर भाव पे योगदान देख लेते हैं हम लोग।
वो पीछे वाले स्लाइड में हमने क्या देखा था, वृद्धि दर, और इसमें हम देख रहे हैं योगदान, जिसमें से कृषि का जो योगदान है वो है 16.81%, उद्योग क्षेत्र का योगदान है 46.19% और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो है 37%। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है कौन सा क्षेत्र, सेकेंड वाला क्षेत्र जो उद्योग क्षेत्र है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद जो तृतीय क्षेत्र है यानी कि सेवा क्षेत्र, उसका सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद लास्ट में सबसे कम योगदान जो आता है वो कहलाता है आपका कृषि क्षेत्र का, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उद्योग क्षेत्र। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद दूसरे नंबर में उद्योग क्षेत्र आता है और तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र आता है। क्वेश्चन का एक पैटर्न और भी आ सकता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में लगभग अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 76 से 80% जनता जो है वो कृषि करती है, लेकिन योगदान अगर हम लोग SGDP में देखें तो इनका सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रचलित भाव पे तीनों सेक्टर का योगदान देख लेते हैं। हालांकि बहुत रेयर चांसेस है कि प्रचलित भाव पे आपको तीनों सेक्टर का योगदान पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इसे एज अ नोट्स में बना लीजिएगा। अगर पूछता है, ज़्यादातर चांस तो नहीं है, 1-2% के ही चांस है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इसे मत याद करिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा वैसे बस कि उद्योग क्षेत्र में 41.08, कृषि क्षेत्र में 22% अप्रॉक्स और सेवा क्षेत्र में 36% का इनका योगदान है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप राजकीय आय की बात करें तो राजकीय आय में दो चीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है पहला आपका SGDP में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी, और दूसरा ये प्रति व्यक्ति आय जिसे PCI बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम। ये दो से अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया आपका इकोनॉमिकल सर्वे से तो ये दो से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रचलित भाव पे दिया हुआ था, यानी कि मार्केट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2018-19 है और यहाँ पे 2019-20 है, तो जब लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाता है तो उसे प्रचलित भाव बोला जाता है। तो इस साल वाले आर्थिक सर्वेक्षण में प्रचलित भाव ही दिया हुआ है, तो आपको यही याद रखना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है। ठीक है, तो हमारा जो SGDP है यानी कि आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि वो सारी चीजें जो आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने में मदद की थी, उन सारी चीजों को डेप्रिसिएशन करके माइनस कर देते हैं, तो आपका निकलता है निवल राज्य घरेलू उत्पाद। यानी कि एक हिसाब से आप बोलेंगे कि ये आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया है जो आपने उसे प्राप्त करने में लगाए थे। उसके बाद इसी NDP को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है, और वही ये 2018-19 में 92,413 रुपये था और 19-20 में अनुमानित है कि 98,281 रुपये होगा। तो आपको ये तीनों चीज याद रखना है, और सबसे ज़्यादा ये इसका जो वृद्धि दर है अनुमानित किया गया है कि 6.35% की दर से ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद आगे आते हैं, इस वाले को आप एक कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आपका हर एक सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है और उसका कितना वृद्धि दर है, इस स्लाइड में मैंने वो कवर किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे सारे के सारे स्थिर भाव पे हैं, ध्यान रखिएगा कि हमने प्रचलित भाव वाले नहीं लिए हैं क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले अगर हम बात करें फसल का, तो फसल देखिए 10.91% का इनका योगदान है और वृद्धि दर है 2% का। पशुपालन का 1.63 और 16.45। वैसे ही खनन तथा उत्खनन
11.72% का योगदान है और 5.45% का इनका वृद्धि दर है। और यही सारी चीजें हैं, जब आप इनको प्लस कर देंगे तो आपका टोटल निकल के आएगा 28.53%। और इसी 28.53% में अगर आप खनन को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 16.81%, जो था आपका कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है, और वहीं पे ये कितने रफ्तार से ग्रो कर रहा है, 3.31% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी और अगर आप नई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप यही वो डेटा है जहाँ पे सारे बुक अपने आप को अपडेट करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनजाति जो रहेंगी वो तो सेम रहेंगी। यही डेटा हैं वो जो हर साल अपडेट होते हैं। तो अगर आप नई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो इस सारे डेटा को अपने जो पुराने जो आर्थिक सर्वेक्षण दिए होंगे उनसे अपडेट कर दीजिएगा, आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं और देखते हैं वैसे ही विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण के क्षेत्र पे भी आपका अलग अलग योगदान दिया हुआ है और वहीं अलग अलग प्रतिशत वृद्धि दर दिया हुआ है। और जब इसी को टोटल कर देंगे तो आपका बनेगा 34.47%। और इसी में खनन तथा उत्खनन को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा आपका दूसरे क्षेत्र जो है 46.19%। ठीक है, और वहीं आता है आपका फिर सेवा क्षेत्र जो कि है आपका 37% जिसका योगदान है और 6.62% का आपका वृद्धि दर है। तो इस वाले स्लाइड को आप एक काम करिएगा, इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। इससे आपको ये आसानी होगी समझने में कि कौन से क्षेत्र में कितना योगदान है और उसका वृद्धि दर कितना था, ये आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और आप कोशिश करिएगा कि फसल वाला जो है और वनोत्पाद जो है, खनन तथा उत्खनन जो है, ये तीन जो है इस वाले स्लाइड से याद रखिएगा। पशुपालन और मछली जनरली नहीं पूछता है, खनन तथा उत्खनन, वनोद्योग और फसल पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, यहाँ पे विद्युत, गैस और जल आपूर्ति आप याद रखिएगा, ये आपके पूछे जा सकते हैं। और उद्योग और सेवा क्षेत्र ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो आज के जो हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट हैं तो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम अगला पार्ट लाने वाले हैं और इस आर्थिक सर्वेक्षण के टॉपिक को जल्दी से जल्द कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।